आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं ना, तो वहाँ एक सटीकता की या प्रिसिजन की उम्मीद होती है। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हाँ बिल्कुल, वहाँ सब क्लियर कट होता है। राइट। अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो एक सफ़ेद और टेढ़ी मेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ है। एकदम साफ और स्पष्ट। सही कहा। ये एकदम बाइनरी स्थिति होती है, मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और इसमें ना एक अजीब सा सुकून भी है, क्योंकि इंसानी दिमाग को चीजें साफ साफ दिखाई देना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट या आपातकाल और पर्यावरण के संकटों की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक से लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से खराब हो गई है। एग्जैक्टली। वहाँ ऐसी कोई साफ लाइन नहीं होती। हाँ, क्योंकि जब आफत आती है तो कोई साफ तस्वीर नहीं बचती। तो मेरा सवाल यह है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट का ये एक्सरे टूट जाता है, तो प्रशासन या ग्राउंड पर खड़े लोग फैसले आखिर कैसे लेते हैं? आज का हमारा डीप डाइव इसी उलझन को सुलझाने पर है। और ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है चर्चा के लिए। बिल्कुल। और आज हम किसी साधारण सरकारी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम यूपी लेखपाल 2026 एग्जाम के लिए तैयार किए गए एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के उन नोट्स और विजुअल माइंड मैप्स को अनपैक कर रहे हैं, जो एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। ये मटेरियल सच में काफी यूनिक है ना? ये नोट्स इस बात का सबूत है कि पैनिक के वक्त रोट लर्निंग यानी वो रट्टा मार पढ़ाई काम नहीं आती, बल्कि एसोसिएटिव मेमोरी और लॉजिकल कनेक्शंस ही नई पार लगाते हैं। ये बेहद जरूरी अप्रोच है, क्योंकि देखिए दबाव के जो आखिरी पल होते हैं, चाहे वो एग्जाम हॉल की भागती हुई घड़ी हो या ग्राउंड पर आई कोई असली बाढ़, दिमाग लंबे टेक्स्ट को रिकॉल नहीं कर पाता। हाँ, दिमाग वहाँ ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, वो तस्वीरों पर, कहानियों और पैटर्न्स पर निर्भर करता है, और इस स्टडी मटेरियल ने उन्हीं पैटर्न्स को बहुत बखूबी कैप्चर किया है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं उस कानून से जिसने भारत में आपात प्रबंधन की पूरी नींव रखी। मेरा मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये फाउंडेशन है हमारी। राइट। अब सोर्स मटेरियल में इसे याद रखने की एक कमाल की विजुअल ट्रिक दी गई है। इमेजिन कीजिए कि एक कानून की मोटी सी किताब है, उसके पन्नों को फाड़कर एक बड़ा सा मुक्का यानी एक पंच बाहर आ रहा है, और उस पंच पर नंबर 5 लिखा है। एग्जैक्टली। पंच पर बड़ा सा नंबर 5 लिखा हुआ है, यानी जब आफत पंच मारती है तो 2005 याद आना चाहिए। लेकिन इस ट्रिक के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत गहरा है। असल में वो कॉन्टेक्स्ट ही इस कानून की असली वजह था। हाँ, क्योंकि 2004 की भयानक सुनामी ने भारत के तटीय इलाकों को यानी कोस्टल एरियाज को लिटरली धो दिया था। हजारों जानें गईं, कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह कट गईं। उस झटके ने सिस्टम को बताया कि हमारी तैयारी जीरो है। सही कहा। देखिए 2004 की वो सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं थी, उसने प्रशासन के पूरे ढांचे को हिला दिया था। लोकल अथॉरिटीज पूरी तरह से बह चुकी थी और सेंटर को समझ नहीं आ रहा था कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। सब कुछ केओटिक था। बिल्कुल। हमारा सिस्टम हमेशा से रिएक्टिव रहा है। उस भयानक तबाही के बाद देश के नीतिकारों को एहसास हुआ कि आपातकाल से निपटने के लिए एक सेंट्रल यूनिफाइड नेशनल एक्ट की जरूरत है, जो पूरे देश को एक धागे में बांध सके। पर याना, मेरे दिमाग में एक डिडक्शन चल रहा है। एक तरफ तो इमरजेंसी इतनी बड़ी थी, सुनामी ने इतनी तबाही मचाई और कानून 2005 में पास भी हो गया, पर उस कानून को ग्राउंड पर लागू होने में यानी एनफोर्स होने में 2006 तक का वक्त क्यों लग गया? ये एक बहुत कॉमन डाउट है। मतलब पूरा 1 साल का गैप। शुरुआत में मुझे लगा कि वही आम सरकारी रेड टेप या ब्यूरोक्रेसी होगी, जहां फाइलें बस एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। पर क्या सच में आपातकाल के मुद्दे पर सरकार इतनी धीमी हो सकती है? देखिए मैं समझाती हूँ। ये रेड टेप नहीं था, ये एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड था, ना कि सिर्फ एक डिले। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट में पेपर पर कानून पास करना और ग्राउंड पर एक मशीनरी खड़ी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2005 से 2006 के बीच का जो समय था, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए जैसी बड़ी संस्था बनाने का था। ओके। ये वो वक्त था जब दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर की डेस्क से लेकर राज्य के चीफ मिनिस्टर, जिला के डीएम और आखिर में गांव के सरपंच तक एक कम्युनिकेशन का नया लिंक जोड़ा जा रहा था। करोड़ों का बजट एलोकेट करना था, फोर्सेस को ट्रेन करना था। तो इस पूरे नए सिस्टम के पुर्जे
एक साथ जोड़ने के लिए वो 1 साल का वक्त एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी। इसका मतलब वो साल डिले नहीं बल्कि एक फाउंडेशन बनाने का साल था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब इस कानून ने जो हायरार्की बनाई उसकी ट्रिक भी नोट्स में बड़ी क्लियर है। पीएम सीएम डीएम, यानी नेशनल लेवल पर अथॉरिटी का हेड पीएम होगा, स्टेट लेवल पर सीएम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम। ये चेन ऑफ कमांड है। पर एक बात बताइए, डिजास्टर के वक्त जब एक एक मिनट कीमती होता है तो क्या ये टॉप डाउन अप्रोच थोड़ी काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाती? अगर एक चेन ऑफ कमांड है तो पीएम से ऑर्डर निकलकर सीएम तक और फिर डीएम तक आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा ना। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, पर इस एक्ट की खूबसूरती इसी बात में है कि ये हायरार्की आम दिनों की प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। अच्छा, आम दिनों के लिए। हाँ, लेकिन डिजास्टर के ठीक बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो आफत नहीं बल्कि केओस यानी अफरा तफरी होती है। अगर पुलिस, आर्मी और मेडिकल टीम्स बिना किसी एक लीडर के ग्राउंड पर अपने तरीके से काम करेंगी तो रिसोर्सेज बर्बाद होंगे और सब अपने हिसाब से चलेंगे। एग्जैक्टली। इस केओस को रोकने के लिए एक्ट ने ग्राउंड पर अल्टीमेट एक्शन पावर एक सिंगल अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम को दे दी है। आपातकाल में डीएम को ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत बड़ी पावर है। उनके पास इतनी एब्सोल्यूट ताकत होती है कि वो रेस्क्यू के लिए किसी की भी प्राइवेट जेसीबी जब्त कर सकते हैं या सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए किसी भी प्राइवेट वेयरहाउस पर तुरंत कब्जा कर सकते हैं। गॉट इट। तो चेन ऑफ कमांड अकाउंटेबिलिटी के लिए है, पर एग्जीक्यूशन प्योरली लोकल पावर के हाथ में है। और इसी एग्जीक्यूशन को प्लान करने के लिए इन नोट्स में एक साइकिल बताई गई है, MPRR। हाँ, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। राइट। पहले मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस जिसे MP कहते हैं, और फिर रिस्पॉन्स और रिकवरी यानी RR। और सबसे ज्यादा जोर इन MP वाले लोगों पर दिया गया है जो शांति के वक्त काम करते हैं। असली हीरो वही होते हैं जो आफत आने से पहले तैयारी करते हैं। बिल्कुल। साथ ही रिस्पॉन्स फेज के लिए NDRF की बात की गई है जो 2006 में ही बनी। उनके ऑरेंज टी-शर्ट्स तो अब डिजास्टर का सिनोनिमस बन गए हैं। पर क्या हमारी पहले से मौजूद आर्मी या लोकल पुलिस इसके लिए काफी नहीं थी? देखिए, आर्मी और पुलिस ना लॉ एंड ऑर्डर या बॉर्डर्स के लिए बेस्ट है, पर डिजास्टर रेस्क्यू अपने आप में एक हाईली एडवांस्ड साइंस है। वो कैसे? जब कोई बहुमंजिला बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी गिरती है तो मिट्टी और पत्थर हटाना सिर्फ मजदूरी का काम नहीं है। ये पूरी तरह स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। अगर दबे हुए मलबे में से गलती से गलत पिलर हटा दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह अंदर धंस सकती है। एग्जैक्टली। और जिंदा बचे लोग भी मारे जा सकते हैं। NDRF को इसी साइंस की डीप ट्रेनिंग मिलती है। उनके पास एक्यूस्टिक रेडार्स और हाईली सेंसिटिव वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं जो 50 फीट कंक्रीट के नीचे दबी हुई किसी व्यक्ति की धीमी सांस या दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं। वाओ, ये तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ, ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल फोर्स है जिसे आम पुलिस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये तो वाकई एडवांस लेवल की तैयारी है। अब इस प्योरली नेशनल लेवल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए जरा ग्राउंड रियलिटी पर चलते हैं। आखिर एक सेंट्रलाइज पॉलिसी लागू करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसको एक ही राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के भूगोल से समझते हैं। अगर हम यूपी के मैप को गौर से देखें तो वो किसी बड़ी जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है जी, जहां हर टुकड़े का अपना एक अलग ही दुख है। और नोट्स में इसकी ट्रिक्स बड़ी विविध है। हाँ, जैसे पूरब में रात को पानी आया, जिससे याद रहेगा पूर्वांचल और राप्ती नदी में आने वाली बाढ़। फिर बूंद बूंद को तरसे यानी बुंदेलखंड का सूखा, और तराई में धरती थराई जिसका मतलब है तराई क्षेत्र में आने वाले भूकंप। और आपको पता है इन भौगोलिक आफतों के पीछे जो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ। एक ही राज्य में ऐसी एक्सट्रीम्स क्यों हैं, इसका साइंस बड़ा दिलचस्प है। जैसे पूर्वांचल हर साल क्यों डूबता है? सिर्फ बारिश तो कारण नहीं होगी। नहीं, सिर्फ बारिश नहीं है। नेपाल और हिमालय के पहाड़ों से जब नदियां नीचे आती हैं तो अपने बहाव के साथ भारी मात्रा में गाद या सिल्ट और मिट्टी लेकर आती हैं। अच्छा, सिल्ट की वजह से हाँ। जब नदियां मैदान में आती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो सारी मिट्टी नदी के बेस पर जम जाती है। नदी उथली हो जाती है और थोड़ा सा भी पानी बढ़ने पर वो अपने किनारों को तोड़कर पूरे इलाके में फैल जाती है। और ठीक इसके उलट मैप के दूसरे हिस्से में बुंदेलखंड पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। सही पकड़ा। बुंदेलखंड प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है। वहां की जमीन बेहद कठोर ग्रेनाइट और ग्नाइस पत्थरों से बनी है, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता होगा। एग्जैक्टली।
इन चट्टानों की वजह से बारिश का पानी जमीन के नीचे रिस कर नहीं जा पाता, जिसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। और जब ग्राउंड वाटर ही नहीं होगा तो सूखा पड़ना तय है। और वो तीसरा एरिया, तराई वाला। तीसरी तरफ जो तराई का इलाका है वो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल टकराव वाले फॉल्ट लाइन के पास स्थित है। जब ये प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो वहां भूकंप आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बुंदेलखंड के कठोर पत्थरों वाले सूखे के लिए बनेगा वो पूर्वांचल के सिल्ट वाले फ्लड्स में तो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसीलिए पहले पॉइंट में डीएम को एब्सोल्यूट लोकल पावर देना इतना लॉजिकल लगता है। एग्जैक्टली। भूगोल ही ग्राउंड रियलिटी तय करता है और लोकल अथॉरिटी को ये बेस्ट पता होता है। पर भूकंप के ऐसे डिजास्टर्स को छोड़ दें जो अचानक आते हैं, तो आमतौर पर प्रकृति जब ध्वस्त हो रही होती है तो वो इंसानों को पहले से वार्निंग्स देती है, वो अचानक से नहीं मारती। हाँ, नेचर का अपना अलार्म सिस्टम होता है। राइट। और यहां से हम आते हैं प्राकृतिक सूचकाओं यानी नेचुरल इंडिकेटर्स और उन्हें बचाने वाले एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की तरफ। नोट्स में इन इंडिकेटर्स को याद करने की बड़े मजेदार ट्रिक्स हैं, जैसे हवा खराब तो कोई लाइक नहीं करेगा यानी लाइकन, और पेट में कोलाहल यानी ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ट्रिक्स एग्जाम में रिकॉल करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही शार्प पुशबैक है। कैसा पुशबैक? आज के वक्त में जब हमारे पास दिल्ली, कानपुर या लखनऊ में करोड़ों रुपए की एडवांस्ड AQI मशीन्स और लेजर सेंसर्स लगे हुए हैं, तो इन छोटे छोटे लिजन पौधों को देखने की या पढ़ने की क्या आवश्यकता है? What's fascinating here is कि इंसानी और प्राकृतिक मशीन्स का डेटा बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये जो करोड़ों की AQI मशीन्स हैं, ये सिर्फ अक्यूट यानी उस दिन का या उस घंटे का टेम्पररी पोल्यूशन लेवल बताती हैं। तो ये बस करंट स्टेटस है। बिल्कुल। इनसे ये नहीं पता चलता कि इकोसिस्टम पर ओवरऑल लंबा असर क्या पड़ रहा है। पर लाइचन जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स इकोसिस्टम के क्रॉनिक यानी लंबे जहर का रिकॉर्ड रखते हैं। इंटरेस्टिंग है। कैसे? लाइचन हवा से सीधे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। अगर किसी इलाके में कई सालों से सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो लाइचन वहां उगना बंद कर देते हैं। अगर किसी पेड़ से लाइचन गायब हो रहे हैं तो वो इस बात का फिजिकल प्रूफ है कि हवा का जहर अब वहां के ऑर्गेनिजम्स के DNA तक पहुंचकर उनके रिप्रोडक्शन साइकिल को तबाह कर रहा है। ओह वाओ! तो AQI बस एक मोमेंटरी स्नैपशॉट है, जबकि लाइचन प्रकृति की असली और लॉन्ग टर्म मेडिकल हिस्ट्री है। सही समझे। और जब आम लोगों को अपने आसपास के इकोसिस्टम में ये तबाही दिखने लगी, तभी देश में बड़े पर्यावरण आंदोलन शुरू हुए। नॉर्थ में सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन आया, जहां लोग पेड़ों से चिपक गए। और साउथ में एपिको आंदोलन। हाँ, जिसे नोट्स में अप्पू पांडु से याद रखा गया है, यानी पंडुरंगा हेगड़े। फिर हम आते हैं नर्मदा आंदोलन पर, जिसका मेमोनिक है नर्मदा में मेंढक और बाबा तैर रहे हैं, यानी मेधा पाटकर और बाबा आमते। और अंत में केरला की साइलेंट वैली, जहां करेला खाकर सब साइलेंट हो गए। ये मेमोरी लिंक्स बहुत स्ट्रांग है। पर मुझे लगता है इन आंदोलनों को सिर्फ पेड़ बचाओ आंदोलन कहना शायद थोड़ा छोटा टर्म होगा। इनकी रीच बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। शुरुआत बेशक पेड़ों की कटाई रोकने से हुई थी, लेकिन नर्मदा और साइलेंट वैली जैसे आंदोलनों ने मुद्दे का कैनवस पूरी तरह बड़ा कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन सिर्फ नदी या जंगल को बचाने की फाइट नहीं थी। तो उसमें और क्या क्या था? अधिकारों, उनके पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन और आजीविका की लड़ाई बन गई। यानी ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया। हाँ, और साइलेंट वैली का केस तो और भी डीप है। वहां लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, बल्कि लायन टेल्ड मकाक जैसे दुर्लभ बंदरों की एक कीस्टोन स्पीसीज को बचाने की थी। ओह राइट। अगर वो डैम बन जाता तो उस पूरे रेन फॉरेस्ट का माइक्रोक्लाइमेट बदल जाता, मकाक्स खत्म हो जाते और उनके ऊपर निर्भर बाकी बायो नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह धंस जाता। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी ग्लोबल और नेशनल बातें हैं। आखिर सिर्फ आंदोलनों के सहारे तो देश नहीं चल सकता ना। जब लोग सड़क पर आए तभी सरकारों ने कानून बनाए, और यही कानून एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक होते हैं। बिल्कुल। एक्ट्स और डेट्स पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंट एक्ट्स की क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए नोट्स में एक घर बनाने की एनालॉजी दी गई है। इसे ऐसे इमेजिन करें कि सोचिए कोई व्यक्ति एक नया घर बना रहा है। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले 1972 में वो उस खाली जमीन पर कुछ जानवर ले आता है। ये हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर जानवर आएंगे तो उन्हें पानी चाहिए होगा, तो 1974 में उनके पीने के लिए पानी साफ किया गया। ये हुआ वाटर एक्ट। और उसके बाद पेड़ लगाए गए।
एग्जैक्टली पानी है तो घर के आंगन में पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया और जब पेड़ बड़े हुए तो 1981 में घर की खिड़कियां खोल दी गईं ताकि साफ हवा आ सके। ये बन गया एयर एक्ट। क्रोनोलॉजी एकदम सेट। ये एनालॉजी सालों को क्रोनोलॉजी में बांधने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पर इस पूरी कानूनी कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट 1986 में आया। 1986 में क्या हुआ था? अचानक से पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। इस एक कानून ने हवा, पानी, जंगल सबको अपने नीचे एक छाते की तरह कवर कर लिया। पर अचानक क्यों? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बहुत बड़ा ट्रिगर थी। उस कांड में जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मीथाइल आइसोसियानेट गैस लीक हुई तो हजारों लोगों की रातों रात मौत हो गई। वो सच में बहुत भयानक हादसा था। उस भयानक हादसे ने प्रशासन को नींद से जगाया और बताया कि हवा का अलग और पानी का अलग कानून बनाना काफी नहीं है। एक ऐसी आफत आती है तो वो हवा, पानी, मिट्टी और इंसान सबको एक साथ तबाह करती है। इसीलिए उन्हें एक अम्ब्रेला कानून की जरूरत पड़ी। सेम वही रूल जो सुनामी के बाद अप्लाई हुआ। एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, तब जाकर सिस्टम उठता है। लेकिन चुनौतियां सिर्फ भारत की सरहदों तक सीमित नहीं थी। ग्लोबल लेवल पर दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज आईं, जिनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में आते हैं। हाँ, जिनकी फोनेटिक ट्रिक्स इस नोट का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है। एमएस की ठंडी फाइल और केसी की जलती फाइल। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाइए। बिल्कुल। एम से मॉन्ट्रियल, एस से सितंबर या ओजोन, यानी 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर के लिए था, और के से कियोटो, सी से कार्बन, यानी 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन एमिशंस को टारगेट करता था। और आपको पता है इस ट्रिक की सबसे बड़ी पावर इनके मैकेनिज्म को विजुअल रूप में ढालना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ठंडी फाइल क्यों कहा गया? ठंडी इसलिए क्योंकि ओजोन। वेट क्यों कहा गया? बर्फीली जमा देने वाली ठंड में ही पाए गए थे। वहां के विशेष पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल ही उस केमिकल रिएक्शन का असली कारण बनते हैं। ओह अच्छा, इसलिए एमएस की ठंडी फाइल। हाँ, दूसरी तरफ क्योटो प्रोटोकॉल को जलती हुई फाइल इसलिए कहा गया क्योंकि कार्बन और बाकी गैसेस एक ब्लैंकेट बना लेती है जो सूरज की गर्मी को वापस आकाश में नहीं जाने देती, जिसके कारण पूरी धरती की सतह ग्लोबल वार्मिंग से जल रही है। ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्रांग है। इस ठंडी और जलती हुई विजुअल मेमोरी के बाद कोई भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में इन दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करेगा। बिल्कुल, भूलने का चांस ही नहीं बचता। अब सिंस हम ग्लोबल ट्रीटीज पर बात कर ही रहे हैं जो ऐसी इनविजिबल गैसेस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस डायरेक्ट साइंस पर आते हैं जो एग्जाम्स का कोर होती है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस और इकोसिस्टम कंजर्वेशन। इन गैसेस को याद रखने के लिए वो ओ मीना का जलवा वाली ट्रिक थी ना? हाँ, ओ मीना का जलवा, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 और वाटर वेपर। अब यहाँ मैं एक डीप साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन देख रहा हूँ। चलो CO2 तो समझ आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लेकिन धान के खेत यानी पैडी फील्ड्स मीथेन गैस कैसे निकाल सकते हैं? ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। वही तो, धान तो एक पौधा है, नेचर का हिस्सा है, और ये लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड भला धरती को गर्म कैसे कर सकती है? देखिए, ये दोनों मैकेनिज्म एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है। जब धान के खेतों में हफ्तों तक पानी भरा होता है तो उस मिट्टी के नीचे वाले हिस्से तक हवा की ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अच्छा, ब्लॉक हो जाती है। हाँ, इसे एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वहां मिथेनोजेंस नाम के स्पेशल बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया वहां सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और इस प्रोसेस में मीथेन गैस रिलीज होती है। मतलब नेचुरली गैस बन रही है। बिल्कुल, इसीलिए धान के खेत दुनिया भर में मीथेन एमिशन का एक बेहद बड़ा नेचुरल सोर्स है। और रही बात नाइट्रस ऑक्साइड की, तो उसे सिर्फ हंसने के लिए मत देखिए। इस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 के मुकाबले लगभग 300 गुना ज्यादा होती है। वेट एक मिनट, 300 गुना? हाँ, ये मॉलिक्यूल इतना डेंस होता है कि ये 300 टाइम्स ज्यादा गर्मी सोख कर एटमॉस्फेयर में रिटेन कर लेता है। 300 गुना तो पूरी नैरेटिव ही फ्लिप कर देता है। हम हमेशा सिर्फ CO2 के बारे में बात करते हैं, पर नाइट्रस ऑक्साइड चुपचाप उससे कहीं ज्यादा बड़ा डैमेज कर रही है। वही तो, ये छुपे हुए डेंजर्स हैं। एक और एरिया जहां लॉजिक टेस्ट होता है वो है रामसर साइट्स।
यूपी के संदर्भ में इनके ट्रिक्स नोट्स में हैं। बखीरा सैटनागर के लिए कबीर की खीर, संडी पक्षी विहार के लिए हरदोई के सैंड और उन्नाव के लिए नवाब। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर आयोग इन रामसर साइट्स के पीछे इतना ऑब्सेस क्यों करता है? इन वेटलैंड्स में ऐसा क्या है जो इन्हें नॉर्मल झीलों से अलग बनाता है? देखिए, वेटलैंड्स या रामसर साइट्स कोई आम पानी के दलदल नहीं है। इन्हें प्योरली साइंटिफिक टर्म में किडनीज ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है। किडनीज जैसे ह्यूमन बॉडी में होती हैं। एग्जैक्टली जैसे इंसान की बॉडी में किडनी खून से सारी गंदगी फिल्टर करती हैं, वैसे ही वेटलैंड्स पूरे एनवायरनमेंट के लिए जायंट नेचुरल स्पंजेस का काम करते हैं। ओह, तो ये पानी को फिल्टर करते हैं? हाँ, इनमें उगने वाले स्पेशल पौधों की जड़ें बाढ़ के बहते पानी की स्पीड को कम करती हैं, उसमें मौजूद केमिकल्स और हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर साफ पानी को धरती के ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करती हैं। यानी अगर हमने इन वेटलैंड्स को पाट कर वहां बिल्डिंग बना दी तो वो कंटामिनेटेड पानी डायरेक्ट शहरों में घुसेगा और बाढ़ का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। यानी ये प्रकृति का अपना ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके आसपास यूपी लेखपाल के लिए एक बहुत बड़ा वीआईपी ट्रैप भी है। उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब ऑफिशियली बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। एग्जाम में अगर पुराना नाम ना आए तो वहां दिमाग फ्रीज नहीं होना चाहिए। ये ट्रैप आयोग जरूर यूज कर सकता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। का मास्क और इकोसिस्टम मतलब टेंट लगाना। लेकिन अगर हम रोट लर्निंग से आगे बढ़ें तो इस ट्रिक का एक्चुअल फंक्शनल मतलब क्या है? निमोनिक सिर्फ याद दिलाता है, पर एक्चुअल मतलब साइंस में छुपा है। अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया, जिसे हैकर से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, हैकल से हैकर। हाँ, जैसे एक हैकर कंप्यूटर के पूरे कोड, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरेक्शन को स्टडी करता है, ठीक वैसे ही इकोलॉजी सिर्फ एक स्टडी है। ये पढ़ना कि जीव और उनका एनवायरनमेंट आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और इकोसिस्टम जो टैंसले ने दिया था, ऑथर टैंसले का इकोसिस्टम एक टेंट की तरह है। टेंट यानी वो फिजिकल जगह, वो तालाब, वो जंगल, वो मैदान, जहां ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग यानी जैविक और अजैविक तत्व वास्तव में एक साथ रहते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। समझ गया। इकोलॉजी स्टडी है और इकोसिस्टम वो फिजिकल एरिया है। बिल्कुल ठीक। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? जब हम इस पूरे डिस्कशन पर पीछे हटकर देखते हैं तो सारे डॉट्स नेचुरली कनेक्ट होने लगते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का कार्बन कम करने का लक्ष्य, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के छठा विधान तक का सफर, भोपाल गैस कांड की भयानक ट्रूथ और ग्राउंड लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट में डीएम को मिलने वाली पावर, ये सारे अलग अलग फैक्ट्स नहीं है। वही तो, ये सब आइसोलेटेड तथ्य नहीं है जिनको बस रटना पड़े। ये सब एक ही कंटिन्यूस स्टोरी के चैप्टर्स हैं। कैसे अर्क अपनी साइकिल्स चलाती है, कैसे इंसान उस साइकिल को तोड़ने की गलती करता है, इकोसिस्टम कोलैप्स होने पर कैसे आफतें आती हैं, और आखिर में कैसे प्रशासन उन आफतों से निपटने के लिए एक्ट्स और ग्राउंड मशीनरी सेटअप करता है। और इसी डीप कनेक्शन के साथ मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी जिसके बारे में हर सुनने वाले को सोचना चाहिए। अगर हमारा दिमाग ओ मीना का जलवा या आपस में जुड़ी ऐसी विजुअल कहानियों को, उनके पीछे छुपे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मैकेनिज्म्स और 1984 के हादसों के साथ इतनी सटीकता और इतने लंबे समय तक रिकॉल कर सकता है, तो क्या हमारा पढ़ने का कन्वेंशनल तरीका फ्लॉड है? बिल्कुल। क्या लाइन बाय लाइन रटने वाला हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही गलत दिशा में काम कर रहा है? शायद हमें रोट लर्निंग से आगे बढ़कर चीज़ों को कहानी और पैटर्न्स के रूप में समझने के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। एक ऐसी अप्रोच जहां हम फैक्ट्स को याद रखने की बजाय उनके डॉट्स को कनेक्ट करना सीखें। ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जो हर लर्नर को अपने पढ़ने के तरीके पर दोबारा सोचने को मजबूर करेगा। जब हम एक्सरे की साफ तस्वीर से शुरू हुए थे और डिजास्टर के धुंधले लैंडस्केप में गए थे, तो वहाँ रास्ता दिखाने के लिए यही इंटरकनेक्टेड नॉलेज लाइट हाउस का काम करती है। इस पर थोड़ा विश्लेषण जरूर कीजिए। आज के डीप ड्राइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक कीप कनेक्टिंग द डॉट्स।